हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग यूनियन बजट 2025-26 एंड इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 जो इस साल प्रेजेंट किया गया है उसको हम लोग पढ़ने वाले हैं। सो बजट और इकोनॉमिक सर्वे में डिफरेंस क्या होता है, पहले ये देख लेते हैं। जो बजट होता है वो नेक्स्ट ईयर के जो खर्चे करने वाली है गवर्नमेंट, वो बताती है। और ये बजट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटरी किया गया है गवर्नमेंट को प्रेजेंट करने के लिए हर साल अंडर आर्टिकल 1112 अंडर द नेम ऑफ एनुअल फिनेंशियल स्टेटमेंट। बजट जो है वो टर्म यूज नहीं किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में, एनुअल फिनेंशियल स्टेटमेंट यूज किया गया है। एंड इकोनॉमिक सर्वे जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन ने मैंडेट नहीं किया है इकोनॉमिक सर्वे प्रेजेंट करने के लिए। इट इज अप टू द गवर्नमेंट, वॉलंटरी एक डॉक्यूमेंट होता है जो गवर्नमेंट गवर्नमेंट प्रेजेंट करती है। किस लिए? जो प्रीवियस ईयर्स में गवर्नमेंट ने क्या क्या अचीव किया है उस चीज के लिए, मतलब इकोनॉमी में क्या क्या अचीवमेंट की है गवर्नमेंट ने प्रीवियस ईयर में। सो इकोनॉमिक सर्वे पिछले साल का देखता है और बजट जो है वो नेक्स्ट ईयर क्या खर्चा करने वाली है सरकार उसको प्रेजेंट करता है। सो 1 फरवरी को हर साल जो है वो बजट बजट प्रेजेंट किया जाता है। और 31 जैन को हर साल इकोनॉमिक सर्वे प्रेजेंट किया जाता है। तो इस साल भी 1 फरवरी 2025-6 को बजट 25 को बजट प्रेजेंट किया गया नेक्स्ट ईयर के लिए, क्योंकि बजट में जैसे देखते हैं कि 2025-26 यानी नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के में जो खर्चे होने वाले हैं उसकी उसका ब्यौरा होता है ये, इसलिए 2025-26 लिखा जाता है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज क्या है? इस साल का जो बजट का साइज रहा वो कितना रहा है? रुपी के टर्म्स में रहा है 50.65 लाख करोड़ रुपए, और यूएस डॉलर के टर्म्स में 600 बिलियन डॉलर्स को क्रॉस कर गया। सो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो है वो देख लेते हैं बस। 4 इंजन्स ऑफ ग्रोथ ये बजट ने प्रेजेंट किया है। 4 इंजन ऑफ ग्रोथ किसको माना है? एग्रीकल्चर को माना है, दूसरा एमएसएमई को माना है, तीसरा इन्वेस्टमेंट और चौथा एक्सपोर्ट को। इनको क्यों माना है? एग्रीकल्चर में बोला जाता है कि 1% ग्रोथ इन एग्रीकल्चर विल रिफ्लेक्ट 2.5% ग्रोथ इन ओवरऑल इकोनॉमी। सो एग्रीकल्चर जो है वो प्राइमरी सेक्टर का है, और जो सेकेंडरी सेक्टर के लिए रॉ मटेरियल जो मेनली प्रेजेंट किया जाता है वो एग्रीकल्चर या प्राइमरी सेक्टर के द्वारा दिया जाता है। सो इसलिए एग्रीकल्चर इंपॉर्टेंट है। और एग्रीकल्चर में जैसा हमने देखा ही 1% ग्रोथ विल रिफ्लेक्ट 2.5% ग्रोथ इन द ओवरऑल इकोनॉमी। एमएसएमई क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि एमएसएमई जो है वो अराउंड 30% जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है, और अराउंड 40 to 45% मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट जो है एमएसएमई से ही आता है। सॉरी, 1 सेकेंड, नॉट 30%। Yeah, so it is not, I'm sorry, it is not 30% contribution. It is around 45% contribution, and around 40% contribution to the export. So this is why it is MSME is important, and ये agriculture के बाद second largest employer है। अराउंड 111 मिलियन लोगों को, यानी 11 करोड़ 10 लाख के आसपास लोगों को ये एम्प्लॉय करता है। और थर्ड इंजन ऑफ ग्रोथ क्या है? इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जैसे हम लोग जानते हैं कि जो देश की जीडीपी कैलकुलेट की जाती है वो एक्सपेंडिचर मेथड में, जो जीडीपी कैलकुलेट की जाती है उसके चार मेन पिलर्स होते हैं। उसमें क्या क्या है? फर्स्ट इज प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर विच कंट्रीब्यूट्स अराउंड 55 to 60%। सेकंड इज अबाउट गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर विच कंट्रीब्यूट अराउंड 10 to 11%। देन थर्ड इज अबाउट इन्वेस्टमेंट या कैपिटल फॉर्मेशन, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, उसका कंट्रीब्यूशन करीब करीब 30% के अराउंड है। सो दैट इज वाई 30% इज इम्पोर्टेंट। सो इन्वेस्टमेंट जो है वो करीब करीब इकोनॉमी में 30% का कंट्रीब्यूशन देता है। एंड देन एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट जो फोर्थ पिलर है जीडीपी में एक्सपेंडिचर मेथड में कंट्रीब्यूट करता है, वो है एक्सपोर्ट्स, नेट एक्सपोर्ट, जो इंडिया का जनरली नेगेटिव होता है। बट एक्सपोर्ट जो है, अगर एक्सपोर्ट में बढ़ोतरी होती है तो वो भी इंडिया जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है। तो इसलिए 4 इंजन ऑफ ग्रोथ को आइडेंटिफाई किया गया है: एग्रीकल्चर, एमएसएमई, इन्वेस्टमेंट एंड एक्सपोर्ट। इसी के साथ साथ 4 कास्ट को आइडेंटिफाई किया गया है कि 4 कास्ट हैं एज पर द बजट इंडिया में। कौन कौन? नारी यानी विमेन, गरीब यानी पुअर, युवा यानी यूथ, एंड अन्नदाता यानी फार्मर। सो ये 4 कास्ट और 4 इंजन्स ऑफ ग्रोथ, ये दो इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है। देन बाकी सब तो इंपॉर्टेंट डेटा ही डेटा है। फिर डेटा देख लेते हैं एक बार। इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक स्टेटिस्टिक्स का डेटा क्या है? फिजिकल डेफिसिट कितना रहा है? 4.4% रहा है। कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ के 11.21 लाख करोड़ हो गया है। ग्रॉस मार्केट बोरोविंग जो है 14.82 लाख करोड़। देन एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट के लिए क्या किया गया है, ये इंपॉर्टेंट है।
फर्स्ट इज प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना। ये इंपॉर्टेंट है, 100 डिस्ट्रिक्ट को कवर करेगा जहाँ पे एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बहुत लो रही है अभी तक। देन पल्सेस में सेल्फ सफिशिएंसी के लिए कैंपेन लगाया गया है। 6 साल का प्लान है। किस में फोकस किया जाएगा? तूर दाल यानी अरहर की दाल, उड़द और बाकी लेंटिल्स पे फोकस किया गया है। किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट को इंक्रीज किया गया है, 3 लाख से 5 लाख तक की लिमिट कर दी गई है। देन नेक्स्ट न्यूज इज अबाउट 100+ हाई यील्डिंग एंड पेस्ट रेजिस्टेंट सीड वैरायटीज को अवेलेबल किया जाएगा। फिर कॉटन प्रोडक्टिविटी मिशन है, 5 साल का इनिशिएटिव है। फिर फिश हाइड्रोलिसेट पर जो है ड्यूटी को वो डिक्रीज किया गया है, 15% से 5% पे किया गया है। फिर फ्रोजन फिश पेस्ट या जिसको सुरीमी बोलते हैं उस पर भी ड्यूटी को रिड्यूस किया गया है। और मखाना बोर्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मखाना बोर्ड इस बार प्रपोज किया गया है कि बिहार में मखाना बोर्ड को का एस्टेब्लिशमेंट किया जाएगा। क्यों किया जाएगा? क्योंकि बिहार जो है वो अराउंड 90%, मोर देन 90% ऑफ द मखाना जो है देश का वो बिहार से प्रोड्यूस होता है। सो ये इंपॉर्टेंट है, बाकी सब डेटा है, ये याद रखना है। फिर हेल्थ एंड एजुकेशन में क्या किया गया? हेल्थ एंड एजुकेशन में 10,000 न्यू सीट्स मेडिकल कॉलेजेस में ओवर द नेक्स्ट ईयर ये इंक्रीज की जाएंगी। और टारगेट है टोटल 75,000 सीट्स को बढ़ाने का। तो ये इंपॉर्टेंट है। फिर दूसरा, डे केयर कैंसर सेंटर। फिर 50,000 अटल टिंकरिंग लैब। अटल टिंकरिंग लैब क्या है? ये एक अटल इनोवेशन मिशन के तहत अटल टिंकरिंग लैब्स को बनाया जाता है। और ये किसका इनिशिएटिव है? ये नीति आयोग का इनिशिएटिव है। सो ये याद रखना है, नीति आयोग का इनिशिएटिव। फिर 5 नेशनल स्किल एक्सीलेंस सेंटर सेटअप किए जाएंगे, ये इंपॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट, एमएसएमई जो वन ऑफ द ग्रोथ इंजन है जीडीपी का, उसमें क्या क्या इनिशिएटिव लिए गए हैं? एमएसएमई की नई डेफिनेशन बनाई गई है जिसमें माइक्रो, स्मॉल, मीडियम। माइक्रो के लिए 2.5 करोड़ का इन्वेस्टमेंट, स्मॉल के लिए जो है 25 करोड़ का इन्वेस्टमेंट, अप टू 25 करोड़, मीडियम के लिए 125 करोड़। ये सब करोड़ रुपीस में है, ये इन्वेस्टमेंट है। एंड देन टर्नओवर जो है वो, टर्नओवर जो है वो 4 टाइम्स है, यानी 10 करोड़ का टर्नओवर, इसमें 100 करोड़ का टर्नओवर, इसमें जो है 500 करोड़ का टर्नओवर। सो ये नई डेफिनेशन को एमएसएमई की क्लासिफिकेशन के लिए नया नया डेफिनेशन दिया गया है। फिर 10 लाख क्रेडिट कार्ड्स अप टू लिमिट ऑफ 5 लाख उसको इशू किया जाएगा, रजिस्टर किया जाएगा उद्यम पोर्टल पर। उद्यम पोर्टल क्या है? ये उद्यम एक रजिस्ट्रेशन पोर्टल है, एमएसएमई के लिए बनाया गया है। क्रेडिट गारंटी कवर, ये जो है 5 करोड़ से 10 करोड़ इंक्रीज कर दिया गया है। एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन जो है ये लाया गया है। फिर हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्ट पीरियड, ये 9 ड्यूटी फ्री आइटम्स को ऐड किया गया लिस्ट में। यूसेज लिमिट ऑफ इंपोर्टेड गुड्स को इंक्रीज किया गया 6 महीने से 1 साल। ये सब इंपॉर्टेंट डेटा है, बस इंपॉर्टेंट चीज याद कर रखनी है जो एमएसएमई का क्लासिफिकेशन है और ये जो उद्यम पोर्टल है। एंड जो एमएसएमई इज वन ऑफ द ग्रोथ 4 ग्रोथ इंजन्स, ये याद रखना है। देन नेक्स्ट इज इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रांसपोर्टेशन में क्या किया गया है? ये याद रखना है कि स्टेट्स को 50 ईयर्स का इंटरेस्ट फ्री लोन दिया गया है। कितने तक का? 1.5 लाख करोड़ का, कि अपने स्टेट्स में इंफ्रास्ट्रक्चर या कैपिटल एक्सपेंडिचर को बढ़ावा दें। फिर उड़ान स्कीम को जो है वो रिवाइज किया गया है। उड़ान क्या था? उड़े देश का आम नागरिक, जिसमें 120 नए डेस्टिनेशन को आइडेंटिफाई किया गया है। फिर ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, बिहार में जो है ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाया जाएगा। और ब्राउनफील्ड एयरपोर्ट बिहता में बनाया जाएगा। बिहता में एक ड्राई पोर्ट भी बनाया जाएगा, ये जो बिहार का फर्स्ट ड्राई पोर्ट होगा। फिर पटना एयरपोर्ट, उसको एक्सपेंड किया जाएगा, जो कि जेपी नारायण इंटरनेशनल एयरपोर्ट है पटना का, इकलौता इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, उसको एक्सपेंड किया जाएगा। जल जीवन मिशन के तहत जो है वो 67,000 करोड़ दिए गए हैं, जिसका डेडलाइन जो है अब 2028 कर दिया गया है। 2028 किस लिए किया गया है? हर घर नल से जल, यानी ड्रिंकिंग टैप वाटर पहुंचाने के लिए हर घर तक, उसका डेडलाइन अब 2028 तक शिफ्ट कर दिया गया है। मैरीटाइम डेवलपमेंट फंड के लिए 25,000 करोड़ का कॉर्पस दिया गया है। फिर टैक्स और फाइनेंशियल रिफॉर्म्स में एक ही इंपॉर्टेंट चीज है कि जो इनकम टैक्स की लिमिट थी उसको अप टू 12 लाख कर दिया गया है, यही याद रखना है और कुछ याद नहीं रखना है इसमें। फिर टीडीएस जो है वो 2.5 लाख से जो है 2.4 लाख से 6 लाख तक कर दिया गया है। आईटीआर जो है वो उसका फाइलिंग लिमिट इंक्रीज कर दिया गया है, 2 से 4 साल कर दिया गया है। ठीक है, बस यही है इंपॉर्टेंट, और कुछ याद नहीं रखना है। सीनियर सिटीजन के लिए एक इंपॉर्टेंट चीज की गई है कि जो इंटरेस्ट इंटरेस्ट है, जैसे फॉर एग्जांपल आपकी एफडी है, तो एफडी से इंटरेस्ट आता है अगर 1 साल में। पहले अगर 50,000 तक आता था तो 50,000 तक कोई टैक्स नहीं देना होता था। और अब जो है उस लिमिट को बढ़ाकर 1 लाख कर दिया गया है सीनियर सिटीजन के लिए। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। फिर स्ट्रीट वेंडर के लिए जो है यूपीआई लिंक्ड क्रेडिट कार्ड इशू किया गया है, जिसमें 30,000 तक की लिमिट है। ये पीएम स्वामित्व स्वनिधि स्कीम के लिए है, के तहत है पीएम ये
स्वनिधि है, SV है, स्ट्रीट वेंडर्स के लिए स्वनिधि स्कीम। फिर फिर कस्टम चेंजेस किए गए हैं, कुछ इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल डिस्प्ले, उस पर कस्टम ड्यूटी को बढ़ा दिया गया है ताकि इंपोर्ट रिड्यूस हो और हम अपने देश में ही इसको प्रोड्यूस मैन्युफैक्चर करें। फिर 12 मिनरल्स जिसमें कोबाल्ट, लिथियम, लेड, जिंक है, इस पर ड्यूटी को एग्जेम्प्ट किया गया है। क्यों किया गया है? ये बहुत इंपॉर्टेंट एक इनिशिएटिव है कि रॉ मटेरियल पे ड्यूटी को आप रिड्यूस करें ताकि आप रॉ मटेरियल इंपोर्ट करें, अपने देश में मैन्युफैक्चरिंग करें, अपने देश में जो है जीडीपी कंट्रीब्यूट करें, और जो फिनिश्ड प्रोडक्ट्स हैं उस पर ड्यूटीज को बढ़ाकर जो है वो इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट करने के लिए। और अगर इसका उल्टा किया जाए कि फिनिश्ड प्रोडक्ट पर ड्यूटी को घटा दिया जाए और रॉ मटेरियल पर ड्यूटीज को बढ़ा दिया जाए, उसको बोलते हैं इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। तो एक ये इंपॉर्टेंट टर्म यहाँ से याद रखिएगा, इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। ये पॉलिसी इंडिया जो है इंदिरा गांधी के समय जो है ये इंडिया पॉलिसी फॉलो करता था। सो ये एक और इम्पोर्टेंट चीज है याद रखने के लिए, इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। फिर कहाँ से पैसा आया, बजट में कहाँ से पैसा गया, ये एक और याद रख लेते हैं। ये जो है ये रिसीट है, ये एक्सपेंडिचर है। रिसीट में सबसे बड़ा जो योगदान है 24% का, वो है लोन का। देन कॉरपोरेट टैक्स का जो है वो 17% है। देन इनकम टैक्स का 22%। देन वन मोर इम्पोर्टेंट, GST 18% है। तो जो हाईएस्ट है वो उसमें लोन है सबसे, फिर इनकम टैक्स, फिर GST, देन कॉर्पोरेट टैक्स, ये याद रखना है। और सबसे ज्यादा पैसा जाता कहाँ है? सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स में 8%, सेंट्रल सेक्टर स्कीम में 16%, फिर जो लोन की जो लिया है उसकी जो इंटरेस्ट पेमेंट में जाता है, सबसे ज्यादा पैसा जाता है इंटरेस्ट पेमेंट, 20% पैसा जाता है। फिर डिफेंस पे 8%। फिर और जो ये है, जो स्टेट्स को जो फंड फंड दिया जाता है उसमें 22% पैसा जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें याद रखने के लिए, जो टॉप के 3-4 चीजें हैं वही याद रखना है, सारी चीजें याद नहीं रखनी है ऑब्वियसली। सो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। तो इसी साथ बजट में जो जो इंपॉर्टेंट चीजें हुई थी वो हमने कवर कर लिया है। इससे ज्यादा स्टेट पर्सपेक्टिव में कुछ और इंपॉर्टेंट नहीं है, हालांकि यूपीएससी पर्सपेक्टिव में जो इसके अंडर में जो कॉन्सेप्चुअल चीजें हैं वो इंपॉर्टेंट है, बट स्टेट पर्सपेक्टिव में इतना बहुत है। फिर नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट इकोनॉमिक सर्वे भी देख लेते हैं। जैसे इकोनॉमिक सर्वे हमने देखा, ये एक वॉलेंट्री डॉक्यूमेंट है जो गवर्नमेंट प्रेजेंट करती है हर साल। ये कॉन्स्टिट्यूशन ने इसको मैंडेट नहीं किया है, बट बजट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन ने मैंडेट किया है। तो इसमें भी इंपॉर्टेंट डेटा ही है। सो इट इज वर्स्ट थिंग टू रिमेम्बर, बट डेटा है तो पूछ सकता है कभी कभी, तो याद कर लेना चाहिए। सो इकोनॉमिक ग्रोथ कितना रहा है? फिनेंशियल 2025 में 6.4% तक का रहा है, और नेक्स्ट ईयर में कितना एक्सपेक्ट किया गया? 6.3 टू 6.8%। फिर GVA यानी ग्रॉस वैल्यू एडिट, ये 6.4% से इंक्रीज करेगा। इंडस्ट्रियल सेक्टर का ग्रोथ जो है वो 6.2%, एग्रीकल्चर का 3.8% रहा है। सो ये इंपॉर्टेंट है याद रखना, एग्रीकल्चर का ग्रोथ रेट 3.8% रहा है। फिर इन्वेस्टमेंट और कैपिटल एक्सपेंडिचर में बढ़ोतरी हुई है, 8.2% का इंक्रीज हुआ है। और ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इंडिया को अगले दो दो डिकेड में अगर डेवलप्ड इकोनॉमी की कैटेगरी में आना है, तो इंडिया को हैवली इन्वेस्ट करने की जरूरत है। इसी सिलसिले में इंडिया ने नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन भी बनाया था, जिसके तहत 111 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट इंडिया करेगी उसमें उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर की फील्ड में। और इंफ्रास्ट्रक्चर की फील्ड में किए जाने वाले इन्वेस्टमेंट को एक कंसोलिडेट करने के लिए PM गति शक्ति स्कीम लॉन्च किया गया था। तो ये दो इंपॉर्टेंट स्कीम्स हैं, उसको याद रखना, PM गति शक्ति स्कीम और नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन। फिर सोशल सेक्टर एक्सपेंडिचर जो है वो 15% से इंक्रीज हुआ है। सोशल सेक्टर एक्सपेंडिचर यानी हेल्थ एजुकेशन ये सब चीजें, ये सोशल सेक्टर एक्सपेंडिचर में आती हैं। तो इसमें भी 15% का एनुअल इंक्रीज देखा गया है फिनेंशियल ईयर 21 से लेकर 25 के बीच में। फिर आत्मनिर्भर फंड, MSME के लिए 50,000 करोड़ का आत्मनिर्भर फंड बनाया गया था। फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज इज अबाउट इन्फ्लेशन एंड प्राइस राइज। सो इन्फ्लेशन जो है, रिटेल इन्फ्लेशन कितना रहा है? 4.9% रहा है। और मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने जो इन्फ्लेशन रेट का टारगेट रखा है वो 4 ± 2% का रखा है। यानी 2% से लेकर 6% के बीच में अगर इन्फ्लेशन है तो वो सस्टेनेबल है, और 4% रहे तो वो आइडियल है। फिर कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन जो है वो 4% के टारगेट में रहने की उम्मीद है फिनेंशियल ईयर 26 में।
फिर एक्सपोर्ट और ट्रेड में क्या ग्रोथ हुआ है? टोटल एक्सपोर्ट में जो ग्रोथ हुआ है 6% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हुआ है, और सर्विस के एक्सपोर्ट में 12.8% का ग्रोथ हुआ है, जो कि लास्ट ईयर जो है वो 5.7% का था। फिर खरीफ के प्रोडक्शन जो है वो 1647 लाख मेट्रिक टन, यानी 164.7 मिलियन मैट्रिक टन का एनुअल प्रोडक्शन हुआ है, जो कि लास्ट ईयर से जो है वो 89.37 लाख मैट्रिक टन ज्यादा है। फिर एफडीआई और फॉरेन एक्सचेंज में इसमें इसमें क्या बढ़ोतरी हुई है, ये देख लेते हैं। 1 सेकेंड, पीडीएफ सेव कर रहा है। एफडीआई और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में एफडीआई जो है पहले 8 महीने में $55.6 बिलियन की एफडीआई है, जो कि लास्ट ईयर के कंपैरिजन में 17.9% का ग्रोथ है। और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व वो 640 बिलियन, अराउंड अराउंड 650 बिलियन के अराउंड हो गया है। ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। फिर ये 10.9 यानी 11 मंथ का इंपोर्ट कवर को करने के लिए, यानी 11 मंथ का इंपोर्ट कवर देता है ये इंडिया को। सो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। सो इंपोर्ट कवर एक इंपॉर्टेंट टर्म यहाँ से निकल के आता है। व्हाट इज इंपोर्ट कवर? इंपोर्ट कवर मतलब कितना पैसा है देश के पास कि वो अगले कुछ समय तक का इंपोर्ट को जो है इंपोर्ट को कर पाए। सो इंडिया के पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में इतना पैसा है कि वो अगले 11 महीने के इंपोर्ट को आसानी से कर सकती है बिना किसी फर्दर एडिशन के। सो ये इंपोर्ट कवर है इंडिया के पास 11 महीने का। फिर एनर्जी और एनवायरनमेंट में 15.8% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हुआ है सोलर और विंड पावर कैपेसिटी में। ये इंपॉर्टेंट है बस। स्टॉक मार्केट ये एक इंपॉर्टेंट है क्योंकि बीएससी का जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का जो कैपिटल टू जीडीपी रेशियो हो गया वो 136% हो गया है। 136% का मतलब अगर देश की जीडीपी ₹100 है, तो जो मार्केट कैप है बीएससी का मार्केट है वह ₹136 हो गया है। अब बीएससी इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि बीएससी जो है वो अराउंड 1870s में खुला था बीएससी, और ये एशिया का ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है। और बीएससी है क्या? ये टॉप 30 कंपनीज का इंडेक्स है। और इंडिया में एक और इंडेक्स है इंपॉर्टेंट, निफ्टी, जिसको निफ्टी 50 बोलते हैं। वो है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जो कि टॉप 50 कंपनीज का इंडेक्स है। फिर ये चाइना और ब्राजील जैसे देशों से बहुत ज़्यादा है। कैपिटल टू जीडीपी रेशियो 65% चाइना में है। हालांकि चाइना की जो जीडीपी है वो इंडिया से ज़्यादा है, इसलिए जो ओवरऑल मार्केट का स्टॉक मार्केट का साइज है वो चाइना का ज़्यादा है इंडिया से। बट अगर कैपिटल टू जीडीपी रेशियो देखा जाए तो इंडिया का 136% है, जो कि चाइना और ब्राजील से बहुत ज़्यादा है। फिर हेल्थ एंड सोशल सेक्टर में भी 29% का इंक्रीज, ये 29% फाइनेंशियल 15 से लेकर 48% तक चला गया है। और आउट ऑफ द पॉकेट एक्सपेंडिचर वो 62.6% से डिक्रीज हो गया, 39.4% हो गया है। आउट ऑफ द पॉकेट एक्सपेंडिचर का मतलब क्या है? अगर आप बीमार पड़ते हैं तो आपको अपनी जेब से कितना पैसा देना पड़ता है? फॉर एग्जाम्पल, अगर 100 आप 100 रुपये खर्च करते हैं अपने बीमारी का इलाज करने के लिए, तो उसमें से अराउंड 60 रुपीज जो है वो गवर्नमेंट पे करती है, या फिर आपका इंश्योर्ड होता है, एंड 40 रुपीज जो है वो आपको अपनी जेब से देना पड़ता है। तो ये आउट ऑफ द पॉकेट एक्सपेंडिचर, इसका एक मीनिंग ये होता है। दूसरा मीनिंग क्या होता है? दूसरा मीनिंग ये है कि अराउंड 60% लोग जो हैं वो इंश्योर्ड हैं, जिनका खर्चा नहीं होता है, और 40% लोग जो हैं वो अभी भी अपनी जेब से पे करते हैं क्या, किसके लिए? अपने हेल्थ एक्सपेंडिचर के लिए। तो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर उसमें बहुत बड़ा गिरावट हुआ है, 62.6% से 39.4% हो गया है। और टारगेट कितना होना चाहिए? ये 0% हो जाना चाहिए। फिर नेक्स्ट न्यूज़ जो है वो मेजर ड्राइवर ऑफ ग्रोथ एग्रीकल्चर ग्रोथ क्या रहे हैं? हॉर्टिकल्चर रहा है, एनिमल हस्बेंड्री और फिशरीज रहा है। फिर अनएम्प्लॉयमेंट रेट, ये 2017-18 में 6% था, जो अब डिक्रीज होकर 3.2% हो गया है। ये भी एक इंपॉर्टेंट डेटा है। फिर जो इकोनॉमिक सर्वे होता है ना सिर्फ डेटा प्रेजेंट करता है, बल्कि कुछ पॉलिसी सजेशन भी देता है कि इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए और क्या क्या आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सो इन्होंने डी रेगुलेशन को एडवोकेट किया है। डी रेगुलेशन को एडवोकेट करने में का मतलब क्या है? कि बहुत सारे ऐसे सेक्टर जिसको गवर्नमेंट रेगुलेट करती है, जिसमें से गवर्नमेंट को डी रेगुलेट कर देना चाहिए, यानी फ्री इकोनॉमी को प्रमोट करना चाहिए। किसके लिए? सस्टेन ग्रोथ को सस्टेन करने के लिए। फिर एम्फेसिस ऑन इंक्रीजिंग इक्विटी फंडिंग, इनोवेशन एंड एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इन्वेस्टमेंट टू एमएसएमईज। सो ये इंपॉर्टेंट पॉलिसी सजेशन दिया गया है। सो इसी के साथ जो है इंपॉर्टेंट डेटा जितना भी था हमने बजट में और इकोनॉमिक सर्वे में जो यूनियन बजट का था वो कवर कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में इसी सिलसिले में उत्तर प्रदेश के इकोनॉमिक सर्वे और बजट को कवर करेंगे। सो वो भी एक इंपॉर्टेंट रहेगा अपकमिंग आरओ एआरओ एग्जाम्स के लिए। तो नेक्स्ट वीडियो इसमें से देख सकते हैं आप। और बाकी जितने वीडियोस हमने रिकॉर्ड किए हैं इस सीरीज में वो सारे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा प्लेलिस्ट का, तो वहां से जाके देख सकते हैं आप। टिल देन, थैंक यू।